हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के डॉक्स। अगर आपने आज का वीकेंड का वार देखा होगा तो आई एम श्योर आप मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे, एग्री करेंगे कि काफ़ी टाइम के बाद आज का वीकेंड का वार काफ़ी अच्छा गया। क्योंकि आज सलमान खान जो नहीं था, सलमान खान होता तो वो अगेन रट्टी रट्टे स्क्रिप्ट पढ़ता और एक मुद्दे को पकड़ के पूरा वीकेंड खर्च कर देता। लेकिन यहाँ पर फॉर अ चेंज फराह खान आई थी और फराह खान बिग बॉस की कितनी ज़बरदस्त फ़ैन है और वो सारे एपिसोड देखती हैं और उन्होंने यहाँ साबित भी किया कि वो ऐसे ही मुँह उठा के नहीं चली आई हैं। वो अच्छे खासे एपिसोड देख करके आई हैं काफ़ी सेंसिबल तरीके से, जहां जिस कंटेस्टेंट को आईना दिखाना था और ये जो कंटेस्टेंट ओवरलैप करते हैं, कैसे जो मेहमान आते हैं उनके सामने बदतमीजी करते हैं। फराह खान ने डंके की चोट पर बोल दिया कि ये सीजन न सिर्फ सबसे फ्लॉप है, फ्लॉप तो उन्होंने नहीं बोला लेकिन ये फ्लॉप मैं बोल रहा हूं, लेकिन बदतमीज, सबसे बकवास और बदतमीज सीजन रहा है। क्योंकि सामने मेहमान रहते हैं, जैसे लास्ट वीक रवीना टंडन के सामने ये शमिता शेट्टी मिस क्लासी और किस तरह इन्होंने बवाल काटा था। और यहां पर भी कुछ परिवर्तन नहीं था, यहां पर शमिता ने नहीं तो यहां पर डंबोलिना ने मोंजुलिका तेवर अपना लिए। एंड जिस तरह से ये फराह खान के सामने मोंजुलिका तेवर दिखाए हैं डंबोलिना ने, खुद डंबोलिना ने ही फराह खान का एक पॉइंट प्रूव कर दिया कि ये जो घर वाले हैं इन्होंने रश्मि को जेल में डालकर गलत किया है। घर का माहौल किसने बिगाड़ा, इसके लिए आपसी सहमति या फिर बहुमत के आधार पर निर्णय लेना चाहिए था। लेकिन यहां सबने अपना अपना गुटबंदी देखी, जहां पर प्रतीक की हिपोक्रेसी जबरदस्त तरीके से एक्सपोज होती है। अब कई लोग प्रतीक के जो फैन है वो रो रहे हैं कि भैया प्रतीक को टारगेट करा, टारगेट करा, टारगेट करा। मतलब अगर किसी कंटेस्टेंट की असलियत दिखा दो तो वो टारगेट करना हो जाता है। फराह खान भी आई थिंक जबरदस्त तरीके से इरिटेट हो चुकी है, जिस तरह से प्रतीक मतलब वो क्या बोलता है समझ में नहीं आता है। यहां पर प्रतीक के साथ साथ उन्होंने राजीव के एक्सेंट के ऊपर भी बोला है, तो क्या हम ये बोल दें कि फराह खान ने राजीव को टारगेट कर दिया है? तो बिग बॉस के घर के अंदर प्रतीक रोता है, बाहर उसके फैंस रोते हैं। मतलब हद दर्जे के क्राई बेबीज ये लोग बन चुके हैं। प्रतीक का मैं यहां पर स्पेसिफिकली मेंशन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये प्रतीक जो है, इसने जब नॉमिनेशन की टास्क हो रही थी, डिबेट हो रही थी, तब इसने बड़ी बड़ी बातें की थी कि मैं फेयर हूं, मेरे दोस्त गलत होते तो मैं गलत बोलता हूं, मैं कभी गलत चीज का साथ नहीं देता, मैं फेयर रहता हूं, मैं कभी बाज नहीं होता, मैं फेयर रहता हूं, मैं फेयर रहता हूं, बल का प्रयोग, मैं फेयर, मैं बाज नहीं। मतलब ये प्रतीक जो डंके की चोट पर बोल रहा था फेयर 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 की पीपड़ी बजा दी थी, ये प्रतीक जो फेयर होने की पीपड़ी बजाता है, कैसे फराह खान के सामने ही ये अनफेयर चला गया और टोटली बाइस्ड चला गया डंबोलिना के लिए। पूरा घर जानता है कि ये वीक और पिछले वीक जब से डंबोलिना आई है उसने घर का माहौल खराब करके रखा है। और ये सारे नॉन वीआईपी जैसे कि करण, उमर, तेजा और रश्मि खैर वीआईपी वाली, लेकिन ये सारे एक पेज पर थे कि घर का माहौल जो है ये डंबोलिना ने खराब किया है। और जब डंबोलिना अनफेयर संचालन कर रही थी तब निशांत भी अपसेट था, प्रतीक भी अपसेट ही था। लेकिन यहां पर देखिए कैसे ग्रुप बंदी चल रही है। ये लोग अगर एक ग्रुप में डिसीजन लेते तो सही है, लेकिन अगर रश्मि दूसरे ग्रुप के साथ बैठती है तो फिर वो गलत हो जाती है। ये जो दोगलापन है फराह खान ने भी एक्सपोज करा और फराह खान ने बोला भी कि जब रश्मि उमर के साथ बैठती तो तुमको प्रॉब्लम है, लेकिन जब तुम प्रतीक के साथ बैठते हो तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होता है। हम बात करते प्रतीक की, जो कि खुद को बड़ा डंकी की चोट पर बोलता है कि वो फेयर है, वो कभी बाज नहीं जाता। कैसे यहां पर वो बायस्ड चला गया और कैसे उसने खुद को झूठा भी साबित कर दिया। प्रतीक के फैंस तो ऑब्वियसली उसको डिफेंड ही करेंगे क्योंकि वो बंदा जो ब्रीफकेस लेके भाग गया उसको मास्टर स्ट्रोक बोलने वाले लोग यहां पर अगेन प्रतीक के इस बात को भी वो मास्टर स्ट्रोक बोलेंगे, जबकि प्रतीक बार बार थूक थूक कर चाट रहा है। यहां पर फराह खान जब सेकंड वीक में आई थी तब उन्होंने जो रैंकिंग दी थी, आज उन्होंने उस रैंकिंग का कहीं ना कहीं पश्चाताप करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि करण तुझे नंबर 1 दिया था, तू तो मतलब ऐसा पागल हो गया, और तेजा तुझे नंबर 2 बोला था लेकिन तेरा कोई खेल नहीं है। उमर के बारे में वो बोलती कि उमर तुझे नंबर 11 दिया था लेकिन तूने काफी अच्छा इंप्रेस किया है, काफी अच्छा काम किया, तुम यहां तक टिक गए हो। और तुम्हें जो बोल के गई थी कि तुम आसिम को कॉपी करते हो, तुम आसिम को कॉपी बिल्कुल नहीं करते हो, तुम अच्छे तरीके से खेल रहे थे लेकिन अभी तुम कुछ नहीं कर रहे हो। अब यहां पर फराह खान ने ये जो कुछ बोला है, आई थिंक उमर को ये चीज एकदम पॉजिटिव तरीके से लेनी चाहिए क्योंकि बेटरमेंट का स्कोप जो होता है वो हमेशा बना रहता है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि ये बेटरमेंट के स्कोप के लिए जो बातें की गई, चाहे वो उमर के लिए हो, उमर फैन इतना ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे, लेकिन प्रतीक के फैंस तो भर भर के रो रहे हैं कि टारगेट कर दिया, टारगेट कर दिया, टारगेट कर दिया। मतलब ऐसा है कि इनके मुताबिक तो प्रतीक का गेम टोटली परफेक्ट है, उसमें इंप्रूवमेंट की कहीं कोई जरूरत है ही नहीं। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, यही होते हैं एक बर्तन में पड़े चमचे की तरह। और बिग बॉस के पीछे के सीजन्स में भी ऐसे मतलब ब्लाइंड फैंस थे जो अपने फेवरेट की हर ब्लंडर को भी जस्टिफाई करते थे और सामने वाला कोई व्यक्ति आकर उसको थोड़ा सा रियलिटी चेक देता था तो वो उसे दुश्मन मान लेते थे। ऐसे ही चमचे होते हैं जो कि किसी कंटेस्टेंट का पूरा जो फेम होता है, सक्सेस होती है, वो सब खा जाते हैं। क्योंकि हमारे देश की संस्कृति में एक बात सिखाई जाती है कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छबाए, बिन पानी बिन साबुना निर्मल करे सुबह। तो जो आपको लोग क्रिटिसाइज करते हैं वो कहीं ना कहीं आपको ऊपर उठता हुआ देखना चाहते हैं। और मैं अपने रिव्यू
के थ्रू हमेशा यही पॉइंट रखता हूं, अगर मैं किसी की गलतियां हाईलाइट कर रहा हूं तो उसके इंप्रूवमेंट के लिए, लेकिन नहीं, लोग तो मुझे हेटर का टैग देते कि भाई तुझे वो पसंद नहीं, ये पसंद नहीं, वो पसंद नहीं। भाई मेरे किसी को पसंद करूं या ना करूं उससे कोई फर्क पड़ने वाला तो है नहीं। इनफैक्ट मुझे तो किसी से कुछ लेना देना है ही नहीं। इनफैक्ट जिन लोगों को मैंने आज तक सपोर्ट करा है वो तो कभी मुझे थैंक यू तक नहीं बोल पाए भाई, मतलब। और ऐसे में लोग मुझे इनका पीआर वगैरह बोल देते हैं, चाहे बिग बॉस 12 हो, बिग बॉस 13 हो, जिन जिन को मैंने सपोर्ट करा, बिग बॉस 14, मतलब आप देख लीजिए कि वो लोग लाइव आते लोगों के नाम लेते हैं। मेरा तो कोई ट्वीट तक किसी ने लाइक नहीं किया, मुझे कुछ देना तो बड़ी दूर की बात है। मैं शो में जिस तरह से खेल जा रहा है उसी के आधार पर अपने रिव्यू करता हूं, और मोस्टली जो पॉइंट मैं रखता हूं जिन कंटेस्टेंट के बारे में, आज इसने फराह खान ने भी तकरीबन वैसा ही बोला, ये तेजरान फुल्ली फेक है, तेजा की वजह से करण का गेम खराब हो चुका है, ये पॉइंट उन्होंने हाईलाइट करा। ये प्रतीक दूसरों के मुद्दे में कूदता है, ये भी उन्होंने हाईलाइट करा। एंड निशांत के लिए तो मैं हमेशा ये डायलॉग बोलता ही हूं कि अगर निशांत जैसा कोई दोस्त है तो फिर दुश्मनों की आवश्यकता पड़नी ही नहीं चाहिए। ये पॉइंट भी उन्होंने यहाँ हाईलाइट कर दिया, जो कि निशांत को कहीं ना कहीं एक बहुत करारा वाला थप्पड़ है कि वो कितना घटिया और कितना दोगला प्राणी, जो अपने दोस्तों का ही कभी भला नहीं चाहता। तो ऐसे दोस्त से तो दुश्मन ही भले हैं, एटलीस्ट वो जो भी हैं मुंह पे तो है। निशांत तो ऐसा सांप है जो पीठ पीछे ही डस सकता है। तो ये पॉइंट भी उन्होंने हाईलाइट करा, जो कि मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि ये पॉइंट मैं काफी दिनों से हाईलाइट करता आ रहा हूं। एंड जैसे राखी ने वो मुद्दा बनाया था जब बिचुकले ने बोला था भाड़े के पति, आई थिंक एक कॉलर के थ्रू ये पॉइंट यहाँ पर रेस करवाया गया, और कॉलर ने काफी अच्छे तरीके से राखी की हिपोक्रेसी और राखी के मोस्ट आईक्यू वाले पति का दोगलापन एक्सपोज करा, कि जब ये बात मजाक मस्ती में की जा रही थी तब तो तुम लोग खुद हंस रहे थे, लेकिन सवेरे तुमने झगड़े का प्लान करा। आई थिंक यहाँ पर शमिता शेट्टी भी इन्वॉल्व थी, क्योंकि सवेरे उन्होंने भी चाबी भरी थी, लेकिन यहाँ पर फराह खान ने शमिता को कुछ नहीं बोला। बाकी के समय में जो कॉलर ऑफ द वीक आए थे वो ज्यादातर कॉल्स इसके करण के लिए थे, तेजा के लिए। एक पर्टिकुलर कॉल जो था वो उमर के लिए भी था कि भाई तुम तेजा का गेम क्यों नहीं खेलने देते, उसको क्यों खराब कर रहे हो, उसके विरोध में क्यों। तो उमर के अपने जस्टिफिकेशन थे, जब वीआईपी के टाइम पर ही इंसानियत दिखा रही थी। तो यहाँ पर फराह खान की होस्टिंग काफी अच्छी लगी। कॉल्स जो आए थे, अब वो कॉलर स्क्रिप्टेड थे या रियल थे ये तो नहीं पता, लेकिन जिस तरह से करण और तेजा की लव अफेयर और इसके ऊपर ज्यादा एम्फेसिस दिया जा रहा था, तो मुझे थोड़ा सा कहीं ना कहीं दाल में काला लग रहा है, क्योंकि ये जो लोग थे ये पहले इन दोनों को तेजरान का हैशटैग बनाया, अब फिर ये कह रहे हैं कि आपका खेल खत्म हो चुका है। जब खेल खत्म हो चुका है, ये बात तो मीडिया ने भी आकर के कही थी, ऐसे में ये टॉप 5 में कैसे आ गए, इस बारे में सवाल फराह खान को करना चाहिए था कि आप लोग खुद कुछ कर नहीं रहे हो। फराह खान भी बोल बैठी, आप करण तू तो एकदम से ठुसफुस हो गया है, तेजा तेरा कोई गेम नहीं है। तो यहाँ पर फराह खान एक तरफ ये बात कर रही थी कि तुम दोनों कुछ नहीं कर रहे हो, मतलब प्यार ये लवलपाटा चलता रहता है। जो लवलपाटा कर रहे हैं, जिनका कोई गेम प्लान नहीं है, आप उनको टॉप 2 में लेकर के मतलब कैसे आ गए, ये तो कहीं ना कहीं आप खुद को एक्सपोज कर रहे थे। इसके अलावा रश्मि को जेल भेज दिया गया, तो डेफिनेटली वो उन्हें सिंपैथी मिलेगी। सारे घर वाले किस कदर भेड़ चाल में चल रहे हैं, यहाँ पर ग्रुप डिवाइड हो चुके हैं, तो अपने अपने ग्रुप के हिसाब से चल रहा है। इधर रश्मि, उमर, करण, तेजा, इन लोगों ने नाम लिया, और राजीव ने भी नाम लिया था आई थिंक डेवोलिना का, लेकिन उधर से हम देखें तो सब लोग रश्मि का नाम लेने पर उतारू थे। वो प्रतीक भी जो खुद को फेयर और एकदम न्याय का देवता मानता है, बिग बॉस ओटीटी में जब आया था तो बोलता मैं सबको करवा दूंगा, मैं सही को सही गलत को गलत बोलता हूं, मैं कभी बाज नहीं जाता हूं, लेकिन किस कदर वो बायस्ड गया है। और इसके बाद हमने देखा डम्बोलिना की गुर्दे छिल गए। अब यहां पर डम्बोलिना ने तो खैर फराह खान के सामने ही साबित कर दिया कि उन्होंने ही घर का माहौल खराब किया था, और यहां पर एक चीज साबित हो रही है, निकल के आ रही है कि जो बंदा चीख चीख करके चिल्लाता है ना, वो एक्चुअली में झूठा रहता है। वो चीख चीख कर खुद को सही साबित करना चाहता है, लेकिन उसके एक्शंस साबित कर देते हैं कि वो कितना गलत है। और यहां पर जेल की पात्र डम्बोलिना थी, जो कि उसके एक्शन ने साबित कर दिया। एंड यहां पर फराह खान ने एक चीज और हाईलाइट की प्रतीक के बारे में, कि प्रतीक तो हर बार बोलता है कि जेन्युइनली, लेकिन तू बिल्कुल भी जेन्युइन नहीं है। जो इंसान बार बार जेन्युइनली बोल कर भी वही चीजें कर रहा है, दैट मींस वो बिल्कुल भी जेन्युइन नहीं है। क्योंकि इंडिया में कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, इसका जिम्मेदार भी करण कुंद्रा को ही बोल दोगे तुम। प्रतीक के लिए बोला गया। हालांकि मैं नहीं मानता कि प्रतीक ने करण को हर चीज का जिम्मेदार बोला है, लेकिन हाँ, वो बल प्रयोग और हर चीज में ये करण को लेकर के आता तो है। इस नॉमिनेशन के टाइम पर भी हमने देखा था, एक कॉल इसके लिए भी आया था जहां पर एक बंदा वो क्या बोल रहा था भाई समझ में ही नहीं आ रहा था। ऐसे लोगों को कॉलर ऑफ द वीक बना दिया जाता है, जिनके कॉल्स ही समझ में नहीं आते, सुनाई नहीं देते हैं। वो जो बंदा जो बात कहना चाहता था कि प्रतीक की जो बल प्रयोग की जो परिभाषा है ना, ये टाइम टू टाइम चेंज हो जाती है। लॉर्ड प्रतीक द सहजपाल के अनुसार बल प्रयोग की परिभाषा कुछ इस तरह से है, अगर हम जब टास्क करते हैं तो टास्क में एक दूसरे को जीतना पड़ता है, हराना पड़ता है, तो कॉमन गोल होता है जिसमें जद्दोजहद होती है, फिजिकल होती है, वो बल प्रयोग नहीं है। लेकिन टास्क के बियॉन्ड जाकर जब आप किसी को मारते हो, हिंसा करते हो, वो बल
बल प्रयोग होता है, हाँ वो बल प्रयोग होता है, अच्छा तो इस हिसाब से सिम्बा ने टास्क की बेहोन जाकर उमर को उसमें पूल में पुश करा, वो बल प्रयोग नहीं है, वो बल प्रयोग बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसने करण ग्रोथर ने मेरे को उठा के फेंका, वो बल प्रयोग है, हाँ वो बल प्रयोग। तो आइए थोड़ा पीछे चलते हैं, जब ये टास्क चल ही रही थी, टास्क खत्म नहीं हुई थी और ये प्रतीक तो बीच में आया था, करण ने वो मिट्टी उठा करके फेंकी थी निशांत की तरफ, प्रतीक की तरफ नहीं फेंकी थी, तो यहां पर ये प्रतीक खुद बीच में कूद पड़ा था। ये पॉइंट यहां पर फराह खान को हाईलाइट करना चाहिए था कि लड़ाई तेरे से तो नहीं थी, तू तो निशांत के लिए बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनकर आया था। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन प्रतीक, वो टास्क चल रही थी, टास्क खत्म नहीं हुई थी, टास्क में एक दूसरे का वो जो शॉट बन रही थी वो सब बिगाड़ने पर उतारू थे और वो तेरी तरफ नहीं आया था, तू खुद गया था वहां पर एक थाली लेकर कि भाई मेरे को फुटेज दो दिखना है मुझे। आई थिंक यहां पर फराह खान के पास काफी अच्छा मौका था इन चीजों को क्लियर करने का, खैर उन्होंने नहीं करा, बट इतना तो हम खैर बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते क्योंकि घर का माहौल ही इस तरह से मंजुलिका उर्फ डम्बोलिना उर्फ चुड़ैल ने खराब कर दिया था। डम्बोलिना मतलब कितनी डम्बे, ऐसे लोग सेलिब्रिटी बन जाते हैं। डम्बोलिना जो है ना तो इसे गेस्ट की कुछ रिस्पेक्ट है, ना ही इसे किसी टास्क का कुछ इंपॉर्टेंस है। ये डम्बोलिना जब से दूसरों को बहुत ज्यादा ज्ञान दे रही कि ये लोग बल प्रयोग करते हैं, गंवार हैं, अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, इनको टास्क की ABCD नहीं पता, तुझे खुद को क्या पता। आई रियली विश की फराह खान थोड़ा इसको डम्बोलिना को आईना दिखाती कि डम्बोलिना जब तू टास्क के बारे में या बल प्रयोग के बारे में लोगों को ज्ञान देती तो बिल्कुल हमको बहुत हंसी आती, क्योंकि तू तो बिग बॉस में पता नहीं कितने वर्षों से आ रही है, तू हमेशा साइकोपंथी करती, मंजुलिका बनती, तेरे खुद के अंदर कोई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है ही नहीं, तो किसी भी चीज को स्पोर्टिंग तरीके से ले नहीं सकती है, तो किस कदर बावली हो जाती है। कभी कांच में देखना या अपने फुटेज जाकर के देखना तो एकदम सनकी लगती है, पागल लगती है। तेरी जगह बिग बॉस का घर नहीं, तेरी जगह पागल खाना होना चाहिए। आई विश कोई इस कदर इसको डम्बोलिना को आईना दिखाए तो ज्यादा बेहतर होगा। ये डम्बोलिना खुद किस तरह प्रतीक, निशांत, राखी, रितेश के साथ मिलकर प्लान कर रही थी कि हम लोग रश्मि को बाहर कर देंगे, और अंदर भी ये अपना ही चला रही थी। यही नहीं, पिछले वीक वो तलवार वाली टास्क और बीबी गेम्स में भी इसने अपनी मन मर्जी चलाई थी, लेकिन ये कह रही थी कि नहीं रश्मि गलत है। अरे सबसे ज्यादा गलत तो तू है, और उस गलत का साथ देने वाले जितने लोग हैं, चाहे वो निशांत हो या प्रतीक, जो खुद को फेयर गेम की एकदम मूर्ति, न्याय की मूर्ति मानते हैं, सबसे बड़े दोगले तो ये सारे ही निकल गए हैं। तो यहां जो ग्रुप हमें दिखाई दे रहे हैं, करण का ग्रुप है, जहां पर करण है, उमर है, तेजा है और राजीव कुछ हद तक इस ग्रुप में है। हालांकि वो शमिता कुछ बोलेगी तो उधर पलटी मार जाएगा। तो अगर हम देखें तो यहां पर दो ग्रुप में बने हैं, तो एक थोड़ा पॉजिटिव है, जो करण वाला ग्रुप है वो इतना घटिया नहीं है। वहीं यहां राखी, रितेश, डम्बोलिना, भाई जब ऐसे तीन गटर माउथ लोग हैं तो वो ग्रुप तो कभी पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। हैरत की बात तो यह है कि ये सारी चीजें इसने निशांत ने भी देखी, प्रतीक ने भी देखी हैं, लेकिन वो अपनी दोस्ती में इस कदर बायस्ड हो गए हैं, इस कदर अनफेयर हो गए हैं कि घर का माहौल खराब करने वाली डम्बोलिना का उन्होंने नाम तक लेना उचित नहीं समझा, मुनासिब नहीं समझा। अगर नाम ले लेंगे तो फिर सपोर्ट कम पड़ जाएगा ना, फिर ऐसे लोग खुद को लोन वॉरियर बोल देते हैं, सोलो खेलने वाला बोल देते हैं, जबकि झुंड में ये लोग चलते हैं, क्योंकि संगठन में शक्ति है, अकेले में फटती है। प्रतीक सहजपाल जैसे लौंडो की जो खुद को बड़ा लोन वॉरियर दिखाते हैं। एपिसोड के एंड में भी निशांत और रश्मि की बात हो रही थी तो ये बंदा चलती बस में चढ़ गया। मतलब इसने जहां से शिक्षा ली है ना, वहां से उसे यही सिखाया गया है कि भले ही मुद्दा तुम्हारा हो ना हो, तुम कूद पड़ो। भाई अगर तुम ऐसे सब जगह कूदोगे तो तुम वैसे भी जग्गा मग्गा की कैटेगरी में आ चुके हो। आई थिंक सीजन 10 में जग्गा का भी ये फेवरेट डायलॉग था, आई फॉरगिव बट आई डोंट फॉरगेट। एंड यहां पर प्रतीक भी वही डायलॉग रिपीट कर रहा था कि मैडम आई डोंट फॉरगेट बट आई फॉरगिव, मैं तुम फॉरगिव। ये चलता रहता। तो जो बंदा खुद को बार बार चीख के जेन्युइन बोल रहा है, वो सबसे बड़ा फेक होता है बिग बॉस में। ये चीज प्रतीक ने यहां पर साबित कर दी है। रश्मि को जेल भेज दिया है, लेकिन ड्यूरिंग द वीक वो टिकट टू फिनाले के जो भी टास्क होंगी उसमें वो एलिजिबल रहेंगी, क्योंकि यहां फराह खान ने भी साबित कर दी कि रश्मि तुम जेल जाने की पात्र नहीं थी, जेल जाने की पात्र कोई और था। लेकिन ये सारे नल्ले लोग जो हैं, जो खुद को सोलो प्लेयर बोलते हैं, वो कैसे भेड़ चाल में चल पड़े। तो यहां पर इस एपिसोड का जो होस्ट था फराह खान, वो इतना लाउड एंड क्लियर घर वालों को आईना दिखाकर चला गया है। इसके बावजूद अगर इन लोगों को अकल नहीं आए तो इनके दिमाग में भूसा भरा पड़ा है। इसको रितेश को भी आईना दिखाया गया कि भाई तुम जब बिचुकले ने कुछ बोला तब तो तुम चढ़ पड़े, लेकिन तुम खुद राखी को कैसी भद्दी तरीके से बात करते हो। आई रियली विश कि फराह खान यहाँ पर थोड़ा और बोलती कि रितेश तुम कहीं से कहीं तक एनआरआई नहीं लगते हो, तुम हर तरीके से एकदम सड़क छाप टपोरी लगते हो, चाहे तुम्हारी भाषा हो, रहन सहन हो, बॉडी लैंग्वेज हो, कपड़े पहनने का ढंग हो, या हर तरीके से तुम एकदम सड़क छाप टपोरी लगते हो, तुम कहीं से कहीं तक एनआरआई नहीं लगते हो। खैर यहाँ पर यह चीज तो फराह खान ने नहीं बोली, लेकिन रितेश को भी आईना दिखाया कि जब दूसरे लोग तुम्हारी इसका राखी का मजाक उड़ाते तो तुम्हारे घुड़ते चलते, लेकिन तुम खुद अपनी बीवी, सो कॉल्ड बीवी को इस गलत तरीके से वो करते हो ट्रीट। और यहां पर ये रितेश क्या बोल रहा था बिचुकले के लिए कि मैडम जब मैं परिवार जो होता है वो एक ट्रस्ट पर बनता है। तेरी पहली बीवी के इंटरव्यू हमने देख रखे हैं, वहां ट्रस्ट की तो बैंड तू नहीं बजा रखी थी, तो तेरे मुंह से ट्रस्ट की बात तो शोभा ही नहीं देती है।
तो ये सारी चीज़ें रही हैं आज के एपिसोड का खास हिस्सा, जहां पर फराह खान ने काफ़ी अच्छी होस्टिंग की है और उन्होंने कहीं ना कहीं सलमान खान को दिखा दिया है कि एपिसोड कैसे देखे जाते हैं और वीक के मुद्दे कैसे हाईलाइट करवाए जाते हैं, किस कदर घर वालों को एक आईना दिखाया जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें सलमान खान अच्छे से जानता है, लेकिन अब वो पैसे के पीछे इतना पागल हो चुका है कि मेकर्स उसको जो बोल देते हैं वो वही आकर भौंक देता है। जबकि फराह खान ने साबित करा है कि वीक के पॉइंट कैसे उठाने चाहिए और किस कंटेस्टेंट को कैसा फीडबैक दिया जाना चाहिए। भले ही उस कंटेस्टेंट को सही लगे या गलत लगे, लेकिन जो मन में है वो एटलीस्ट बोला तो जाना चाहिए। जब एपिसोड देखते समय जो चीजें आप फील करते हो वही चीज आपको एक्सप्रेस करनी चाहिए। ये चीज मैं तो करता हूं, जो मुझे दिखता है मैं वही चीज बोलता हूं, बगैर किसी लाग लपेट के, बगैर किसी को फेवर करे। उमर गलत है तो गलत है, प्रतीक जहां गलत है, इनफैक्ट मैं तो प्रतीक के अच्छे के लिए ही ये सारी चीजें बोलता हूं कि उसे हर जगह अपना मुंह नहीं घुसेड़ना चाहिए, लेकिन नहीं, उसके फैंस तो मुझे ही गाली देने लगते हैं। करण कुंद्रा के लिए मैं बोलता हूं कि वो लगता था एक टाइम पर लीडर, एक टाइम पर वो करण नीति चल गई, लेकिन जब से प्यार के चक्कर में पड़ा है उसका खेल पोपट हो चुका है। अब तो उसको देवदास तक का टैग दे दिया गया है, चंद्रमुखी, पारो चुन्नी, ये सब तेजा को मिल चुका है। कमी बस ये है कि शमिता शेट्टी को कभी प्रॉपर आईना नहीं दिखाया जाता। शमिता शेट्टी खुद कितना दोगला गेम खेलती, खुद यहाँ पर कैसे पहले उमर का नाम लिया, फिर रश्मि का, फिर डम्बोलिना का। कहने का मतलब है कि कोई खेल की अवेयरनेस है ही नहीं शमिता शेट्टी को। यह फराह खान ने जो बोला कि इस वीक भी यहाँ पर डम्बोलिना ने काफी ज्यादा गंद फैलाया है, डम्बोलिना की वजह से घर का माहौल एक्चुअली में खराब हुआ है, लेकिन शमिता शेट्टी को ये चीज समझ में आती नहीं, क्योंकि शमिता के ओटीटीएंस जिसका नाम ले रहे हैं, शमिता को उसी का नाम लेना था। शमिता बाद में भले ही वहां रश्मि को 1760 ज्ञान दे रही थी, जबकि शमिता शेट्टी को खुद को 2 पैसे का अकल और दिमाग और गेम अवेयरनेस नहीं कि कब क्या बोलना है, कैसे क्या करना है। और ये डम्बोलिना ने जिस तरह अभिजीत बिचुकलो को गाली दी थी, डम्बोलिना की तो अच्छी खासी खैर पोल पट्टी खुली भी है और बच्ची खुची उसने खुद ने खोल दी। ये डम्बोलिना जब मेहमान बन के आई थी तब कैसे बोल रही थी ना कि आप लोग दिन में लड़ते हो, रात को चाय पीते हो, तू भी तो वही कर रही है। अभिजीत बिचुकलो को तूने वहां चूतिया बोला था, क्या बोला था, फिर जाकर दादा दादा करके तुम भी वही पैचअप करने लगे। तो बॉटम लाइन ये है कि चाहे वो डम्बोलिना हो, चाहे कद्दूलिना हो या शम्मूलिना, जो कि शम्मूलिना भी बाहर से सब कुछ देख करके आए हैं, लेकिन बाहर से देखने के बावजूद ये लोग खुद अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। बाहर से जो ये लोग बातें करते हैं, अंदर जाकर टोटली उसका उल्टा कर देते हैं। तो यहाँ पर ये सारे जो हैं, मतलब ये भी 3 बार आ चुके ना, आई थिंक शमिता भी 3 बार, डम्बोलिना भी 3 बार, रश्मि भी आई थिंक दूसरी तीसरी बार तो वो भी आ ही चुकी है। तो ये सब के सब एक नंबर के नल्ले खिलाड़ी हैं, जिनको खुद को समझ में नहीं आता कि गेम कैसे खेला जाना चाहिए। साबित हो रहा है कि अपने अपने सीजन में ये विनर क्यों नहीं बन पाए, ये हैं ही नहीं विनर बनने के लायक, ये तो टॉप 5 में आने के लायक नहीं है। लेकिन आप देख लीजिए शमिता जैसा लूजर भी वहां टॉप 5 में बिठा दिया मेकर्स और मीडिया वालों ने। अब खैर मीडिया की और मेकर्स की खैरात पर पलने वाले शमिता शेट्टी को तो खैर मेकर्स क्या ही एक्सपोज करेंगे, लेकिन यहाँ पर फराह खान के पास और भी मौके थे। बिचुकले को वो पूछ सकती थी कि आप देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हो, लेकिन आप तो यहाँ फाइनलिस्ट भी नहीं बन पाए। इस मोस्ट आईक्यू वाले इंसान से भी पूछा जाना चाहिए था कि भाई तुम यहाँ करने क्या हो, हमको तो लग रहा है कि तुम सिर्फ इसको डम्बोलिना और राखी को सपोर्ट करने आए, क्या तुमको फाइनलिस्ट नहीं बनना है। करण कुंद्रा को भी आईना दिखाया जाना चाहिए था। ये जो बटरिंग की डेफिनेशन, जैसे प्रतीक के लिए फेयर होने की डेफिनेशन या फिर बल का प्रयोग की डेफिनेशन उसके हिसाब से बदल जाती है, तो यहाँ करण कुंद्रा आप भी तो कहीं ना कहीं बटरिंग कर ही रहे थे। राखी तेरी आंखों में आंसू आएगा तो मैं तेरे पास पहुंच जाऊंगा, ये क्या है, क्या ये बटरिंग नहीं है? ये आई थिंक एक कॉलर ने ये क्वेश्चन किया था, तो यहाँ पर करण कुंद्रा ने अपनी अलग डेफिनेशन यहाँ पर बोल दी थी, जबकि यहाँ पर फराह खान को क्लियरली बोल देना था कि भाई मस्का तो तू भी लगा रहा था, लेकिन राखी से तुम्हारी डील नहीं हो पाई, तो तुम्हारे अंगूर जो थे वो खट्टे हो गए थे। ये इस तरह से और बातें की जा सकती थी, लेकिन यहाँ पर आई थिंक ये मंजुलिका ये जो बनी है चुड़ैल, ये डम्बोलिना, इसने जिस तरह से फसाद करना शुरू करा है, आई थिंक वहीं से पूरा एपिसोड का जो ट्रैक था वो गलत डायरेक्शन में चला गया। बट इस गलत डायरेक्शन में जाते जाते इस चुड़ैलपंथी जो करी है मंजुलिका ने, अपने साथ साथ इसने अपने पूरे गैंग को एक्सपोज कर दिया है कि इसका जो गैंग है ये सब लूजर्स का गैंग है जो सिर्फ भेड़ चाल में चल सकते हैं। ये दूसरों को जरूर उंगली दिखाते हैं, लेकिन इन्हीं के ग्रुप का जो मोस्ट आईक्यू वाला इंसान है, जिसने एक बात कही थी कि जब आप किसी को एक उंगली दिखाते हो तो पीछे की 2-3 उंगली आपकी तरफ होती हैं, तो इनके ग्रुप का ये हाल हो चुका है। पूरा ग्रुप लूजर है और किस कदर इन लोगों ने गलत डिसीजन लिया वो वहीं एपिसोड के अंदर ही साबित हो गया। लेकिन इसके बावजूद इनके जो ब्लाइंड फैंस हैं इस चीज को मास्टर स्ट्रोक बोलेंगे या फिर टारगेट बोल देंगे, जबकि हकीकत यह है कि डम्बोलिना को सपोर्ट करके निशांत और प्रतीक दोनों ने ही बड़ा वाला ब्लंडर वंस अगेन कर दिया है और साबित कर दिया है कि एक ग्रुप में ही चल सकते हैं। लोन वॉरियर या फिर सोलो खेलना इनके बस की बात है ही नहीं।
और फराह खान की होस्टिंग के बारे में भी कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको फराह खान की होस्टिंग सलमान खान से ज़्यादा अच्छी लगी या नहीं लगी। और जिस तरह से डम्बोली ने यहाँ गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही थी, क्या आपके मन में भी ये फीलिंग आई थी क्या कि भगवान प्लीज़ इस चुड़ैल, इस मंजुलिका से कोई बचा लो? कितना चिल्लाती भाई, टीवी फूट जाए, लोगों के कान से खून निकलने लग जाए। गॉड नोज कि फराह खान ने कैसे इस मंजुलिका का सामना किया। मतलब फराह खान भी मनी मन दुआ कर रही कि हे भगवान, हे ऊपर वाले, या अल्लाह बचा ले, इस मंजुलिका से बचा ले, कोई तो आओ भैया जो उसका मुंह बंद कराओ। क्या कहना ये मंजुलिका की इस चुड़ैल पंथी के ऊपर ज़रूर आप अपने ओपिनियन शेयर कीजिएगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी करना, कमेंट करना, शेयर करना और करना सब्सक्राइब DSK टॉक्स को, यदि आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला और ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय मंजुलिका।